नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 8 बजे 8 AM हम आरपीएफ एसआई जो 2019 में पेपर्स हुए थे उनके जीके के 50 क्वेश्चंस डेली डिस्कस करते हैं डिटेल्स के साथ। आज हम करेंगे 12 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट थर्ड, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है के संबंध में सत्य नहीं है। जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसके संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। यह 2015 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नहीं, यह आपका गलत है। 2015 को नहीं, 2016 को स्थापित किया गया था। उसके बाद है इसमें इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। यह विभिन्न राज्यों के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल्स में। देखो, ई नैम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा प्रश्न कहता है ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस देश में पाया जाता है? तो ये आपका यूएसए में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर यूएस येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है उसमें स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई क्या होती है? तो वो होती है एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होती है? एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बाहरवें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? अगर मैं बात करूं छोटे या जो भुगतान बैंक होते हैं उनकी स्थापना के लिए हमें न्यूनतम 100 करोड़ की जरूरत होती है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना हेतु न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होती है। एक भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आदि किसी भी अन्य बैंक की तरह है, लेकिन यह छोटे या प्रतिबंधित पैमाने पर काम करता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है जो चित्तौड़ की रानी है उनकी कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी? जो चित्तौड़ की रानी है पद्मावत, उनकी कहानी किसने लिखी? तो वो लिखी थी मलिक महमूद जायसी। किसने लिखी थी? पद्मावत की रचना मलिक महमूद जायसी ने की है, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है। पद्मिनी या पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, कौन थी वो? रतन सिंह की पत्नी थी। उसके बाद है सीतावान वासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं सीतन वासल की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से है बच्चों? जैन धर्म से है। यह गुफाएं तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पुदुकोट्टई जिले में चट्टान का काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। आपने बस इतना याद रखना है। उसके बाद ये जो चित्र है ये पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा जो कि 600 से 625 ईस्वी के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप से जाना जाता है? तो 1910 से 1920 का जो दशक है वो मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय मूक फिल्म थी।
जो 1913 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन दादा साहेब फाल्के ने किया था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी उसका निर्देशक किसने किया था? दादा साहेब फाल्के ने किया था। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंवर्त समय के विरुद्ध अयोध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंध है? तो इसमें हमसे आर्टिकल 20 के बारे में पूछा गया है, अनुच्छेद 20। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 20 है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 20(1) की, तो वो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अगर हम बात करें अनुच्छेद 20(2) की, तो दोहरे दंड से संरक्षण। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 20(3) की, तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है? तो देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत। अगर आपसे हाई कोर्ट का पूछा जाए तो हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी की जाती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट या आदेश जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लेखन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें डोगर बैंक की, तो मछली पकड़ने के लिए वो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी यूरोप में डोगर बैंक मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। डोगर बैंक उत्तरी सागर के एक उथले क्षेत्र में इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक बड़ा सैंड बैंक है। यह मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? तो अगर हम बात करें आधुनिक मनु के रूप में, तो बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? तो जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, उनका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसका प्रावधान का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। भाग 3 में क्या आते हैं हमारे? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इसमें आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है वर्तमान में जो केंद्रीय योजना है सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो उसमें आपका हो जाएगा 5 करोड़ रुपए। ठीक है, जो MPLADS है मतलब केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि 5 करोड़ रुपए है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य को सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? अगर मैं बात करूं हेप्टाथलॉन की, तो उसमें टोटल 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। हेप्टाथलॉन एक 7 इवेंट की प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में पहले दिन 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक या 200 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं। और दूसरे दिन लंबी कूद होती है, भाला फेंक होती है और 800 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो मिशन 11 मिलियन जो है वो हमारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा वर्ल्ड कप किससे जुड़ा हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप भी आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, जो कि हर 4 साल में एक बार होता है। भारत सरकार ने फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप 2017 के अवसर 10 फरवरी 2017 को फीफा के सहयोग से मिशन 11 मिलियन नाम एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया था, और जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 11 मिलियन छात्रों, अभिभावकों या प्रशिक्षकों या शिक्षकों आदि को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है किताब उल हिंद, जो किताब उल हिंद पुस्तक है उसके लेखक कौन है या वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम बात करें किताब उल हिंद की, तो वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें भारतीय विज्ञान, हिंदू धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों, सामाजिक संगठन का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं। इन प्रोटीनों को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज कहा जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज विशेष तरह की श्वेत रक्त कोशिकाओं से स्रावित होने वाले वी प्रकार के या वी आकार के प्रोटीन होते हैं। इनमें वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं को पहचानने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविम समष्टि को क्या कहा जाता है? अगर मैं बात करूं क्रिस्टल लैटिस की, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस या जाली कहा जाता है, जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस के अंदर बिंदुओं के रूप में परमाणुओं, आयनों या अणुओं की सममिति आयामी संरचनात्मक व्यवस्था है। क्रिस्टल जाली में प्रत्येक परमाणु, अणु या आयन घटक कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को जालक स्थल या जाली बिंदु भी कहा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? अगर हम बात करें मध्ययुगीन भारत की, तो उसमें कारखाने शब्द का अर्थ होता है शाही कार्यशाला। क्या होता है? शाही कार्यशाला। मध्ययुगीन भारत में कारखाने शब्द का अर्थ शाही कार्यशाला होता था। ये कारखाने शाही स्थापना के अंग थे। ये शाही घराने या दरबार के उपयोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते थे। प्रायः यहाँ पर बहुत महंगी और विलासिता की वस्तुओं का निर्माण होता था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? तो वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? रकवाचीमियोट्री कहते हैं। ठीक है, स्टिच कैमियोट्री बोलते हैं, स्टायो कैमियोट्री। देखो, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन स्वाचियोमेट्री कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं फोटोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं। मानव आँख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री कहलाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में
रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है। जो रूफटॉप है उसको अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये तमिलनाडु जो है वो पहला राज्य बन गया है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य भर के सभी घरों को रूफटॉप वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। यह योजना 2001 में तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई। रूफटॉप वर्षा जल संचयन छत पर वर्षा जल संग्रहण की एक तकनीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? जो दीवानी अधिकार था 1765 में वो अंग्रेजों को कहाँ मिला था? इलाहाबाद में मिला था। इलाहाबाद में वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाब सिराजुद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां संपन्न की गई। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल या बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? जो झूमिंग खेती है उसको झूम कृषि कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को झूम कृषि कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पालमू मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़, बेबर या दहिया अंडमान निकोबार और पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी केरल में कहा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? अगर मैं बात करूं ताइक्वांडो की, तो जो ताइक्वांडो है वो दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। ताइक्वांडो क्या है? कोरियाई मार्शल कला है। इस खेल में 2 खिलाड़ी एक दूसरे को अपने पैरों का प्रयोग करके लड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र की, तो वो भारत के असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। 1867 में असम के माकुल नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पीडीएस योजना का लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था। कब किया गया था? 1997 में किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई एक प्रणाली है। इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई, लेकिन दोबारा कब हुई? 1992 और 1997 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो अगर हम बात करें अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है जो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। यह सालाना 0.5 इंच से कम वर्षा होती है। सालाना क्या होती है? 0.5 इंच से वहाँ कम वर्षा होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सेरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को सेरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, अबोरिकल्चर मतलब पेड़ों या झाड़ियों या लताओं एवं अन्य काष्ठीय पौधों की खेती या प्रबंधन, और आपका सिल्वीकल्चर क्या होता है? वन एवं वन्य संसाधनों का विकास और प्रतिबंधित करने की कला। ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भाखड़ा नंगल डैम या भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगर हम बात करें भाखड़ा नंगल बांध की, तो सतलुज नदी पर एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। क्या बनाता है? गोविंद सागर जलाशय बनाता है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो अगर हम बात करें वास्को डी गामा की तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की। इसका स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासन जमोरिन द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। तो अगर हम बात करें लाल शैवाल की तो रोडोफाइसी या रोडोफिसी क्या कहलाता है, लाल शैवाल कहलाता है। रोडोफिसी या रोडोफाइसी सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। इसका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोक्सियक्रिथिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोराफायरा तथा जेलिडियम है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करें एटलस पर्वत की तो वो हमारा अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो मोरक्को, अल्जीरिया या टूनीशिया तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य सागरीय और अटलांटिक तटरेखाओं को सहारा रेगिस्तान से अलग करती है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश है उसका पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और कब किया गया, वर्ष 2014 में किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार तेलंगाना भारत का 29वां राज्य के रूप में सामने आया। जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 1 मार्च 2014 को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है। अगर मैं बात करूं वुड स्पिरिट की तो मेथनॉल को कहा जाता है। CH3OH जो मिथेनॉल है वह एक कार्बनिक यौगिक है जिसे वुड स्पिरिट या कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है। मेथेनॉल एक हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। यह जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या हैं। अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य तो देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में अद्भुत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जन संपत्ति मतलब पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो उसे जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। डिटेल कहती है जन संपत्ति या पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जाना जाता है। यह लोक वित्त का संरक्षण एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 में की गई है। यह देश की राज्यों या केंद्र दोनों स्तर की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तैराकी की तो बेस्ट स्ट्रोक शब्द तैराकी से संबंधित है, जबकि बिस्प गिम्टिन फिडे शतरंज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो अगर मैं बात करूं, जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें ये चीज हुई थी। दो नए अनुच्छेद 239AA और 239AB को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो सभी को पता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने की थी, जो 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने तुगलकाबाद के किले वाले शहर का निर्माण किया, जो राजधानी और रक्षा के लिए बनाया गया मजबूत किला था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अगर हम बात करें जीएसटी की, वस्तु एवं सेवा कर जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ग्रो, ठीक है, में उत्पादक शुल्क, मूल्यवर्धित कर जो वैट है, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। इसे वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलायरुपट्टू की उत्पत्ति हुई थी। जो कलायरुपट्टू है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो वो आपकी केरला राज्य में हुई थी। अगर हम बात करें प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलायरीपट्टू की उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 2री शताब्दी ई के दौरान केरल में हुई थी। जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है। यह एक मलयालम शब्द है जो एक प्रकार के व्यायामशाला का प्रतीक है। इसे आधुनिक कुंग-फू का जनक भी माना जाता है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 1992 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित हुआ था। अगर मैं बात करूं 1952 में पहला ओलंपिक खेल था, मतलब ओलंपिक खेल था लेकिन स्वतंत्र भारत ने अपना पहला पदक जीता था, तो वो कहाँ पे हुआ था, हेलसिंकी में हुआ था। 1952 में हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में के.डी. जाधव ने कुश्ती में पहला व्यक्तिगत पदक कांस्य के रूप में जीता था। ठीक है, उसके बाद है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। अगर मैं बात करूं पहली बार कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ई द्वारा किया गया था। इसे इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 द्वारा पूरा किया गया था और इसे वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनेगा कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसकी शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। उसको कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और किस वर्ष में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, तो 1993 में किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। तो किस जगह किया था, उन्होंने देवगिरी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित का और उसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ। इसका नाम अलूग खां था। क्या था, अलूग खां था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वेंटुरी मीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है, वेंटुरी मीटर का। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए वेंटुरी मीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है।
ट्रांसड्यूसर से ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। थर्मोकपल से तापमान मापा जाता है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोलता है 18वें जो एशियाई खेल हुए थे निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था। तो अगर मैं बात करूं बोरोबी की तो वो नहीं था। कब हुए थे? 18वें एशियाई खेल का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर मैं बात करूं फूलों के मादा जनन अंग तो वो क्या होते हैं? पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पुष्प का नर अंग पुकेंसर और मादा प्रजनन अंग जायांग कहा जाता है या जायांग कहलाता है। उसके बाद है अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इस शिफ्ट में पहले आपसे पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट है उसमें रिट्स कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है, तो आर्टिकल 226। अब इसने पूछा है भारत के उच्च न्यायालय मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। तो वो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अनुच्छेद 32 है, जो आर्टिकल 32 है, उसके तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है या 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रिट्स है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और चौथा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, आज की अपनी वीडियो यहीं समाप्त होती है। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।